हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आइए शुरू कर लें। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम और इंस्टा का पता। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन, ये वाला मैंने दिया था आप लोग को बनाने के लिए। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। और तीसरा स्टेटमेंट था, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। तो आपको बताना था इसमें से कितने कथन सही हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो ये तो सही है ही। उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 में। ठीक है। राष्ट्रपति के कृत्यों का, ये भी सही है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 64 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करेगा उस समय वो सभापति के पद पर काम नहीं करेगा। ठीक है। तो सभापति के कर्तव्यों का पालन उस समय नहीं करेगा जिस समय वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहा होगा। इसलिए इसका क्या है? ऑप्शन। कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, केवल 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया चलाई जाती है? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग में जो आधार बताया गया है आर्टिकल 61 में, महाभियोग कब चलाया जाएगा, किस आधार पर चलाया जाएगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है। तो यही तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से जो महाभियोग है उसके द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। तो सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है बल्कि सही है। दूसरा, नया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से शेष अवधि तक पद धारण करेगा। पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? नया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से शेष अवधि तक पद धारण करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई 2 साल तक के कार्यकाल के बाद, और हमने प्रेसिडेंट्स का पूरा एक लिस्ट देखा कि 69 में प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई। किस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी? 1969 में किस प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई? जाकिर हुसैन। जब मृत्यु हो गई 1969 में री इलेक्शन हुआ। उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? वीवी गिरी, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। और मैंने ये तो पूरी कहानी बताई थी, ये तो आपको ऐसे भी नहीं भूलना चाहिए। और जब क्या कहानी थी इसकी कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के सदस्य के तौर, कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार खड़ा किया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में, वो थे नीलम संजीवन रेड्डी, और निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव कांटे की टक्कर में जीत गए। 50 पॉइंट समथिंग % वोट इनको मिला था और बहुत कम अंतर से ये जीते थे। अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा था कांग्रेस के सदस्यों को।
तो जब 1969 में इन्होंने अपना टर्म संभाला तो ये कब तक बने रहे? 1974 तक। ठीक है, यानी 5 साल बने रहे। इस बात से ही हिंट है कि 5 साल तक जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, पद रिक्त हो गया, तो अगला जो इलेक्शन हुआ तो उस प्रेसिडेंट ने कितने समय तक संभाला? 5 साल तक। इसका मतलब वो अपना फुल टर्म करता है। तो नया राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से शेष अवधि तक पद धारण नहीं करेगा, बल्कि अपने पूर्ण अवधि मतलब 5 साल की पूर्ण अवधि में के लिए वो राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु यह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। यह राज्यसभा का निर्वाचित सभापति होता है। ये वाला स्टेटमेंट हो सकता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बाकी स्टेटमेंट्स देख लेना है। मान लीजिए अभी आपने नहीं पढ़ा है तो बाकी स्टेटमेंट्स देख लीजिए क्या वो सही हैं या नहीं। यह राज्यसभा का निर्वाचित सभापति होता है। तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? वह राज्यसभा का निर्वाचित सभापति होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। निर्वाचित नहीं होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन की जरूरत नहीं पड़ती है सभापति बनने के लिए, वो पदेन सभापति है। वो जब चाहे अपना पद त्यागपत्र राज्यसभा के उपसभापति को सौंप कर पदमुक्त हो सकता है। किसको सौंपता है वो? अपना उपराष्ट्रपति जो है वो अपना पद त्याग जब करेगा, इस्तीफा किसको सौंपेगा? किसको रिजाइन सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। तो यहां क्या लिखा हुआ है? उपसभापति को सौंपकर अब पदमुक्त हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति को सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो आप लोग नहीं जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। बस ये तो ध्यान है आपको कि सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है यानी राज्यसभा का पदेन सभापति, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं रखता। लेकिन निर्णायक वोट डालने का अधिकार रखता है। जब हम आगे आएंगे इस पर तो उसको देखेंगे। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति के वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है वीटो और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित विषय। एक तरफ है आत्यंतिक वीटो और सामने लिखा है विधेयक पर कोई निर्णय न करना। फिर है विशेषित वीटो, विशेष बहुमत के साथ विधायिका के जरिए निरस्त किया जा सके। निलंबनकारी वीटो, विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। पॉकेट वीटो, विधेयक पर अनुमति रोक लेना। कितने युग्म इसमें सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4 इसमें सही सुमेलित हैं? वीटो पावर किस में से, किस आर्टिकल के तहत आप समझते हैं? 111। ठीक है, आर्टिकल 111 में वीटो पावर है। वीटो वाली क्लास किए थे ना या नहीं किए थे? पहला है आत्यंतिक वीटो, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब विधेयक पर अनुमति रोक लेना।
जिसको कहते हैं रिजेक्ट कर देना। ठीक है, इसी को संविधान क्या कहता है? अनुमति रोक सकता है। और यहां क्या दे रहा है? विधेयक पर कोई निर्णय न करना, तो ये गलत हो गया। विशेषित वीटो यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, और निलंबनकारी को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। दोनों में क्या अंतर है? विशेषित वीटो और निलंबनकारी वीटो में क्वालिफाइड वीटो का मतलब यह हुआ कि जब लौटाया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो फिर संसद उसको विशेष बहुमत के साथ निरस्त कर सकता है, विशेष बहुमत से पास करके वापस राष्ट्रपति के पास भेज देना। यह हमारे यहां है कि नहीं? क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ठीक है, लेकिन यह स्टेटमेंट सही है। इंडिया में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। विशेषित यानी विशेष बहुमत के जरिए विधायिका के द्वारा इसको निरस्त किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और सस्पेंसिव का मतलब क्या हुआ? जब पुनर्विचार के लिए लौटाए तो साधारण बहुमत से पास करके वापस चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो अगर निरस्त करना है इसको तो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके, मतलब जब साधारण बहुमत से पास करके वापस भेज देंगे तो अब राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी। ठीक है, एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट सही है, निलंबनकारी वीटो को सही से एक्सप्लेन करता है। पॉकेट वीटो पर कह रहा है विधेयक पर अनुमति रोक लेना। अनुमति रोक लेना मतलब संविधान की भाषा यही है कि राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। ठीक है, रोक लेना मतलब रिजेक्ट कर देना। और आत्यंतिक वीटो का ये पर को एक्सप्लेन कर रहा है, ना कि पॉकेट वीटो को। तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वीटो को एक्सप्लेन कर रहा है, विधेयक पर अनुमति रोक लेना। जबकि पहला क्या है? आत्यंतिक वीटो, उसके सामने जो लिखा है विधेयक पर कोई निर्णय ना करना, ये है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो इसका मतलब पहला और चौथा सही सुमेलित नहीं है। कौन कौन सा सही सुमेलित है? दूसरा और तीसरा। कितने युग्म सही सुमेलित हुए? केवल 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और जहां भी क्वेश्चन में नहीं आ जाए वहां एकदम स्पेशली अलर्ट हो जाना है। क्या देखना है? क्या लिख रहा है ऊपर? कौन सा कथन सही नहीं है? जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का मनोविज्ञान इस तरीके से काम करता है कि हम आई कैचिंग वर्ड्स को समझ लेते हैं, ऐसे ही सरसरी निगाह से देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमको पता होता है कि इस वर्ड के बाद ये वर्ड आएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा प्रत्येक अध्यादेश को संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले, तो अब यहां से आपका दिमाग काम कर रहा है कि 6 सप्ताह की समाप्ति ही होगा यहां। ठीक, लेकिन जब यूपीएससी का क्वेश्चन पढ़ना है तो बहुत सतर्क होकर पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। तो पहला करेक्ट है। ठीक है, कि 123 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगला है प्रत्येक अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले दोनों सदनों से उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कराना होगा, अन्यथा संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश शून्य हो जाएगा। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले दोनों सदनों से अनुमोदन का संकल्प पारित कराना होगा, अदरवाइज शून्य हो जाएगा। ठीक, अब ये सब तो आपको याद ही होगा। इसमें और क्या क्या बातें हम लोगों ने की थी पहले। राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।
इसमें किसी को कंफ्यूजन? ये तो अभी अभी डिस्कस हुआ था कि राष्ट्रपति पद पर जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो 5 साल का पूरा टर्म अपना करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट है, उपराष्ट्रपति की शपथ ठीक वही होती है जो राष्ट्रपति को दिलाई जाने वाली शपथ है। ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? डी सही नहीं है, डी गलत है। और यहां पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? जो गलत स्टेटमेंट है वही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के संविधान के अनुसार उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात हर दशा में 6 महीने के भीतर कर लिया जाएगा, 6 मास बीतने से पहले कर लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब स्टेटमेंट तीसरा जो है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार मतलब संविधान में ये बात लिखी हुई होनी चाहिए। तीनों ही सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। सारा बेयर एक्ट पढ़ने के बाद भी आपको कहीं मिला? नहीं मिला। उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सीजेआई के बारे में कहां लिखा हुआ है? सीजेआई के बारे में लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ, ऊपर लिख लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, फंक्शंस एक्ट 1969 में। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता, भारत के संविधान के अनुसार सीधे पूछता कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाता सी, सभी 3। लेकिन यहां स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो स्टेटमेंट 2 ही सही है, क्योंकि यही दोनों बातें संविधान में लिखी हुई हैं। तीसरी जो बात है कि दोनों के पद के रिक्त होने की स्थिति में ये संसद को दिया गया है ना विधि बनाने के लिए, जो हमने पढ़ा था, तो उस विधि को बनाकर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट के तहत ये प्रोविजन किया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो फिर सीजेआई कार्यभार संभालेगा। और इस बात को भी देखिए कि ये द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 ही क्यों है? 1969 का समय याद कीजिए। 1969 ही तो समय था जब पहली बार ये संकट आ खड़ा हुआ कि वीवी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो गया, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी अब उपराष्ट्रपति भी वैकेंट हो गया। ठीक है, अब पहली बार संकट खड़ा हुआ कि अब किसको, तो इस एक्ट के जरिए इसमें प्रोविजन किया गया
कि सीजेआई ऐसे कंडीशन में मोर्चा संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। चलिए, एक भारी भरकम सवाल के बाद एक हल्का सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है? ज्यादा भारी तो नहीं हो गया? ऐसा ही सवाल यूपीएससी पूछता है, इसलिए आपको पढ़ने में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? 6 मास, 3 मास, 14 दिन, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 6 माह किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति में हमने दोनों में डिफरेंस भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो समय सीमा की बात है और उपराष्ट्रपति में, दोनों में अंतर क्या है कि यहां लिखा हुआ है यथाशीघ्र, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, यानी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसका मतलब सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में 2 बार पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? इस्तीफा किसको सौंपता है? वाइस प्रेसिडेंट को, मुख्य न्यायाधीश को नहीं। मैंने स्पेशली क्लास में बताया था कि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि राष्ट्रपति को, क्योंकि शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्तीफा भी अपना मुख्य न्यायाधीश को ही सौंपेगा। उसका इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा, पद त्याग कैसे करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा और इसकी सूचना वाइस प्रेसिडेंट तुरंत किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में 2 बार पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। कोई व्यक्ति कितने भी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र हो सकता है। अभी तक सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 टर्म अपना किया है, अदरवाइज उस समय से अभी तक सिर्फ एक बार ही एक प्रेसिडेंट कोई बनता है। लेकिन संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। संविधान कहता है कि पुनर्निर्वाचित होने का पात्र है, यानी कितनी बार भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब कह रहे हैं कितने कथन सही हैं? केवल 1। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व सिर्फ राष्ट्रपति को हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का कोई क्लॉज नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित संकल्प को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। यहां हमने खास तौर पर इस बात को देखा था कि ये एक अलग तरह का बहुमत है जिस पर लिखा हुआ है क्या? विशेष बहुमत नहीं, प्रभावी बहुमत। ठीक है, प्रभावी बहुमत से पार किया जाना आवश्यक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाला जो प्रस्ताव है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मैंने क्लास में भी आपको बताया था, जहां लिखा हुआ है कि लोकसभा का सहमत होना जरूरी है, इसका मतलब है कि लोकसभा साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन कर दे। सहमत होने का मतलब क्या होता है? 100 लोग हैं, 100 लोगों से पूछा गया कि आज की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएं या फिर प्राइम मिनिस्टर
और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ाएं। सहमत होने का मतलब, मान लीजिए एक ग्रुप है ए और एक ग्रुप है बी, दोनों से पूछा गया है बताइए अगर 51 लोग इस पक्ष में हैं कि पहले आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दीजिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दीजिए, इसका मतलब सहमति किस तरफ है? 51 की तरफ। यही तो होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का क्या मतलब हुआ? 50% से ऊपर। तो साधारण बहुमत ही सहमति है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। सहमत होना आवश्यक है, इसका मतलब है कि साधारण बहुमत से लोकसभा पास कर दे, जबकि राज्यसभा द्वारा संकल्प को प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक। और वो स्टेटमेंट कौन सा है? तीसरा। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी एलिजिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद के उम्मीदवार जन्म से भारत का नागरिक हों। ठीक है, तो जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। रीडिंग कॉन्शियसनेस क्या है, रीडिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए क्या है? क्वेश्चन के कथन को ठीक से पढ़िए। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक हो, तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? जन्म से भारत का नागरिक हो, और ये क्लॉज संविधान में नहीं है। सिर्फ इतना है कि जन्म से सिर्फ इतना है कि दोनों पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे वो भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जन्म से नागरिक कंपल्शन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक है कि वह राज्यसभा सदस्य होने की अर्हता रखता हो। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? 4 एलिजिबिलिटी थी, और एलिजिबिलिटी में पहला क्या था? भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी है। तीसरा, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, लाभ का पद धारण न करता हो। एक्सक्लूजन क्या है? लाभ के पद में नहीं समझा जाएगा किसको किसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, सेंटर और स्टेट स्तर पर। ये लाभ के पद में नहीं समझे जाएंगे, उसके स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। और दोनों के एलिजिबिलिटी में क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब 1 और 3 ठीक है और दूसरा गलत है। कितने कथन सही हुए? ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। बी, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, इसमें कोई डाउट? ये सही है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि लिखा हुआ है महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे राष्ट्रपति में है पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र है, वैसे ही उपराष्ट्रपति में भी है कि पुनर्निर्वाचित होने के लिए वो पात्र है। कोई कैपिंग नहीं की गई है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब 2 इसमें सही है, केवल 2, ऑप्शन बी। अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, राष्ट्रपति किसी समय ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा
जो उसे तत्कालीन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होती हों। राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। पहला स्टेटमेंट, उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे तत्कालीन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, इसका एक मतलब क्या हुआ कि अगर केवल एक सदन भी सत्र में है, उस समय भी अध्यादेश, उस समय भी एक्ट नहीं लाया जा सकता, तो इसका मतलब अध्यादेश लाया जा सकता है। एक ही बात है कि दोनों सदन सत्र में होने चाहिए। दोनों में से एक भी अगर सत्र में है तो अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी। और हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। केवल एक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जब भी आप पढ़ाई करें इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लेवल के, यूपीएससी के लेवल के आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।